मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं घूर्णी निर्देश तंत्र के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा भी था थोड़ा बहुत घूर्णी निर्देश तंत्र क्या होता है। तो निर्देशांक रूपांतरण हम पढ़ रहे थे, यानी एक निर्देश तंत्र में अगर स्थिति निर्देशांक अपने को पता है तो दूसरे निर्देश तंत्र में किस प्रकार से हम ज्ञात कर सके वो कहलाते हैं रूपांतरण समीकरण। तो लेट्स चेक। घूर्णी यानी घूर्णन करता है। तो पहला निर्देश तंत्र एक हमारे पास है एस और दूसरा क्या हो जाएगा एस डैश। ठीक है, ये एस निर्देश तंत्र है जिसमें एक्स वाई और जेड इस प्रकार से हमारे पास मान मिलते हैं। दूसरा निर्देश तंत्र हमारे पास में एस डैश जिसके लिए एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश इस प्रकार से घूर्णन होता है। कितना घूर्णन होता है तो थीटा घूर्णन है वो अपन प्रेक्षित करते हैं। ठीक है, तो द्विविमीय घूर्णी निर्देश रूपांतरण होते हैं त्रिविमीय रूपांतरण समीकरण। त्रिविमीय रूपांतरण समीकरण अपन ने लास्ट क्लास में देखे थे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आभासी बल के बारे में। आभासी बल, कोरियोलिस त्वरण क्या होते हैं। आभासी बल ऐसा बल जो वास्तव में कण पर नहीं लगता है लेकिन निर्देश तंत्र के घूर्णन के कारण लगता हुआ प्रतीत होता है, तो वो क्या कहलाता है आपका आभासी बल। और आभासी बल है तो वास्तव में तो ये किसी कण पर कार्य नहीं करते लेकिन लगते हुए प्रतीत होते हैं। देखेंगे अभी कौन कौन से होते हैं। और दूसरा होता है कोरियोलिस। तो कोरियोलिस बल क्या है कि घूर्णी निर्देश तंत्र में कण के गतिशील होने पर, निर्देश तंत्र भी घूर्णी है और कण भी गतिशील है, तो दोनों की गति के कारण एक इस पर कण पर बल प्रेक्षित होता है जिसको हम क्या कहते हैं कोरियोलिस बल। तो वो भी देखेंगे। अभी अपन पढ़ने वाले हैं किसमें एक समान कोणीय वेग से घूर्णन करता हुआ निर्देश तंत्र और कोरियोलिस बल। यानी अपने को क्या याद करना है इस क्लास में अपन कोरियोलिस त्वरण का व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। कोरियोलिस त्वरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इस टॉपिक में जो हम डिफाइन करेंगे कोरियोलिस त्वरण, अपकेंद्रीय त्वरण, कोरियोलिस बल, अपकेंद्रीय बल और कोरियोलिस प्रमेय, इस प्रकार से 4-5 प्रकार से क्वेश्चन है वो बन सकता है। हेडिंग इसकी क्या लगाएंगे हम, एक समान वेग से, एक समान वेग से घूर्णन करता हुआ निर्देश तंत्र। एक समान वेग से घूर्णन करता हुआ निर्देश तंत्र। समान वेग है यानी इसके स्थिति में निर्देशांक उनमें परिवर्तन नहीं होगा। हम मानेंगे R बराबर R डैश। R बराबर R डैश का मतलब इसके X, Y और Z घटक है वो क्या होंगे समान प्राप्त होंगे। ठीक है ना, हम कहेंगे R बराबर R डैश। ये आपको ध्यान में रखना है। परिवर्तन किस में हो रहा है, X डैश में परिवर्तन घूर्णन हो गया, यानी I डैश केप, Z डैश केप और K डैश केप इनके अंदर परिवर्तन है वो अपने को प्रेक्षित होगा। तो R सदिश माना कोई स्थिर निर्देश तंत्र S है और इसमें भी अपन बिंदु तो मानेंगे ही। तो बिंदु मैंने मान लिया यहाँ पर क्या है P, जिसके घटक क्या है X, Y, Z और T। और दूसरा अगर निर्देश तंत्र S डैश है तो उसके लिए क्या हो जाएगा X डैश, Y डैश, Z डैश और T डैश। इस प्रकार से हम इसका मान है वो मान सकते हैं। तो किसी स्थिर निर्देश तंत्र में बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे R सदिश, और R सदिश का मान क्या हो जाएगा X I के प्लस Y J के प्लस Z K के। ऐसे ही दूसरा निर्देश तंत्र क्या हो जाएगा हमारे पास में S डैश, और S डैश निर्देश तंत्र में इसके जो निर्देशांक है बिंदु P के उसको किसके द्वारा डिफाइन करेंगे हम R डैश के द्वारा। और R डैश का जो मान रहेगा वो क्या रहेगा X डैश I डैश केप प्लस Y डैश Z डैश केप प्लस X Y और Z डैश K डैश केप। यानी इसमें
पहले जो कार्य किया था उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप हमेशा समांतर प्राप्त हो रहे थे, लेकिन अब उनमें परिवर्तन है, वो प्रेक्षित अपने को इसमें होगा। तो आर और आर डैश का मान अपने पास आ ही गया। एस डैश की दिशा है वो परिवर्तित हो रही है, इसलिए कण की अचर स्थिति के लिए मैंने पहले कहा था कि स्थिर वेग है, तो आर बराबर क्या मानेंगे अपन, आर डैश। ये ध्यान में रखना, ये समीकरण नंबर क्या हो गया अपना 1। ठीक है, अब इसमें जो समीकरण 1 और 2, दो इक्वेशन अपने पास में है। कण की अचर स्थिति के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, आर बराबर आर डैश, आर बराबर आर डैश। ठीक है, आर डैश का मान लिख लीजिए, तो मान ऊपर लिखा हुआ है। और इसका हम क्या कर सकते हैं, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन किसका करेंगे, इस समीकरण का, आर या आर डैश का। ठीक है ना, तो आंशिक अवकलन करेंगे तो देखो यहाँ पर आर बराबर आर डैश मैंने लिखा है, ये लिखा हुआ है। तो आर बराबर आर डैश मतलब यहाँ पर इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस प्रकार से लिख सकता हूँ डी आर बाय आर। इस समीकरण का मैं क्या कर दूँ, आंशिक अवकलन 1, 2 और 3। समीकरण 2 पहले आर डैश थी, इसमें किसको काम में लिया, 1 को काम में लिया। ठीक है ना, आर बराबर आर डैश को। ये इक्वेशन अपने पास आ गई। अब इसका क्या करें, आंशिक अवकलन कर देते हैं। चाहे तो इधर आप आर को भी एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो मान लिखेंगे और फिर इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी और डी जेड बाई डी टी। आई जे कैप में तो परिवर्तन होना नहीं है, तो इधर तो इनका अवकलन होगा। तो डी एक्स बाई डी टी आई कैप, डी वाई बाई डी टी जे कैप और डी जेड बाई डी टी के कैप, यानी वो किसका घटक हो जाएगा आपका, वो घटक किसका हो जाएगा, वी एक्स आई कैप, वी वाई जे और वी जेड कैप। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी सदिश के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ, वी सदिश, या इसका अवकलन कर दूँ तो डी आर बाई डी टी। चलो ये तो मैंने इसका अवकलन कर दिया। अब इसका अवकलन करेंगे, इसका जो अवकलन होगा 3 बार तो अवकलन इसका एक्स डैश, वाई डैश और जे डैश के सापेक्ष हो जाएगा, और 3 बार आई डैश, जे डैश और के डैश के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, इसका जो मान है वो किस प्रकार से लिखेंगे, डी एक्स डैश बाई डी टी इंटू आई डैश कैप प्लस डी वाई डैश बाई डी टी इंटू जे डैश कैप प्लस डी जेड डैश बाई डी टी इंटू के डैश कैप। ये तो 3 मान हो गए इसके। शेष 3 मान है जो, उनको किस प्रकार से लिखेंगे हम, शेष जो 3 मान रहेंगे इसके। अब देखो एक्स डैश, क्योंकि यही तो होता है एक का अवकलन एक कांस्टेंट, तो पहला पद ये लिख लिया। दूसरा बार इसमें क्या करेंगे, ये कांस्टेंट इसका अवकलन, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स डैश डी आई डैश कैप बाई डी टी प्लस वाई डैश डी जेड डैश बाई डी टी प्लस जेड डैश कैप डी के डैश बाई डी टी। यानी इसके जो एकांक सदिश है उनका भी अवकलन हो गया, और एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश का अवकलन भी हो गया। अब ये क्या हो गया आपका, वी एक्स डैश, आई डैश कैप, वी वाई डैश, जेड डैश कैप और वी जे डैश, के डैश कैप। ठीक है, तो ये वाला जो घटक है, ये जो 3 घटक हैं, ये तीनों किसका निर्माण कर लेंगे। जैसे डी आर बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी सदिश। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, वी डैश सदिश। ठीक है ना, 3 का तो ये मान हो जाएगा। या इसको आप और लिखना चाहे तो वी एक्स डैश आई डैश कैप प्लस वी वाई डैश जेड डैश कैप प्लस वी जेड डैश इंटू वी, ये तो घटक ही तो है ना इसके, वी एक्स, वी वाई और वी जेड डैश और के डैश कैप। ये तो 3 घटक हो गए, और इसके अलावा ये 3 आपके आ गए एज इट इज। ठीक है, अब इसका तो अपने को मान पता है, ये तो क्या आ जाएगा, वी डैश सदिश। ये वाला तो मान आ गया अपने पास में। शेष कौन सा मान रह गया, इसका। तो इसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, तो इसके लिए संकारक है वो अपन काम में लेने वाले हैं। तो संकारक किस प्रकार से काम में लेंगे, हम जानते हैं कि एकांक सदिश है वो नियत कोणीय वेग से घूर्णन करते हैं,
और इनके यानी v और ओमेगा में रिलेशन होता है क्या कुछ, तो v और ओमेगा में जो रिलेशन है वो अपन यहाँ पर काम में लेंगे। v सदिश बराबर ओमेगा क्रॉस r, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और v को क्या लिख सकते हैं, dr/dt, तो dr/dt बराबर ओमेगा क्रॉस r। और सॉल्व करो इसको, d/dt ऑफ ये पद ओमेगा क्रॉस ये वाला मान, यानी ये हमारे पास क्या मिल गया, इसका जनरल फॉर्म अपने ज्ञात कर लिया अपन ने इसका। जनरल फॉर्म ये फॉर्मूला अपन ने ज्ञात कर लिया। d/dt ऑफ कोई भी कांस्टेंट हो तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, ओमेगा क्रॉस ये वाला पद, तो किसके लिए हो गया ये, इनके लिए हो गया आई डे डी आई डेस, क्योंकि ये एक बार आई डेस के लिए काम में लेंगे, एक बार जे डेस के लिए और एक बार के डेस केप के लिए, यानी हमारे पास मान क्या आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। तो मान क्या रहेगा अपने पास में, इसका जो मान अपने को मिल जाएगा इसका, या इसको बड़े आसान तरीके से अपन यहाँ पर अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला मान क्या मिल गया, एक्स डैश डी आई डैश, अब देखो डी आई डैश के ये वाला d/dt ऑफ ये पद, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा क्रॉस ये वाला पद, ठीक है। तो ये क्या मान मिल गया, एक्स डैश गुणा ओमेगा क्रॉस आई डैश के, ठीक है, प्लस वाई डैश गुणा ओमेगा क्रॉस जे डैश के, प्लस जेड डैश गुणा ओमेगा क्रॉस के डैश के, ठीक है ना। यानी यहाँ पर अपन ने क्या किया, ओमेगा क्रॉस यहाँ पर जो भी पद था, ओमेगा क्रॉस यहाँ जो भी पद था, और ओमेगा क्रॉस यहाँ जो भी पद था, तो ये तीनों मान लिख दिए, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश के आ गए, इसके गुणन के अंदर आ गए। तो यहाँ अपने को मान कितना मिल जाएगा, इससे कितना मान मिल गया, v सदिश बराबर v डैश, ठीक है, प्लस v डैश तो किन के लिए आ गया, इन तीन घटकों के लिए, ठीक है ना। अब देखो ये है साधारण गुणा, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, साधारण गुणा है। तो यहाँ पर साधारण गुणा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ओमेगा क्रॉस एक्स डैश आई डैश के, ओमेगा क्रॉस या ओमेगा गुणा वाई डैश जेड डैश केप, और ओमेगा गुणा जेड डैश के डैश केप, इस प्रकार से लिख सकता हूँ इसको। यानी इसको मैं सरल करके लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ एक्स डैश या ओमेगा क्रॉस एक्स डैश आई डैश केप, प्लस एक पद ओमेगा क्रॉस वाई डैश जेड डैश केप, प्लस ओमेगा क्रॉस जेड डैश के डैश केप, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसके अंदर v डैश ये तो मान अपन ने एच डी रख लिया, ओमेगा तीनों में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा, अच्छा क्रॉस है ये भी, है ना, ओमेगा तीनों में कॉमन आ सकता है, साधारण गुणा है, तो ओमेगा क्रॉस पहला पद क्या आ गया, एक्स डैश आई डैश केप, दूसरा पद वाई डैश जेड डैश केप, और तीसरा पद जेड डैश के डैश केप, आ गया मान। अब एक्स डैश आई डैश केप, वाई डैश जेड डैश केप और जेड डैश के डैश केप, ये किसका मान है, तो ये समीकरण नंबर 3 थी हमारी, जो किसको व्यक्त कर रही थी, आर डैश ये रहा समीकरण 3 की, ये वाला ही मान था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर डैश, तो v सदिश बराबर v डैश प्लस ओमेगा, अब देखो ये गुणन में है इसके ना, तो ओमेगा क्रॉस आर डैश, इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। समीकरण नंबर के आगे अपने पास में 4, ठीक है। तो हमने क्या काम किया है, इसके अंदर इसका वेग के रूप में मान है वो ज्ञात किया है। यानी साधारण हमारे पास में आर सदिश था, तो उसमें
आर सदिश का जो मान था, आर सदिश और आर डेश था किसके अंदर, एस डेश निर्देश तंत्र में, और आर किस में था, एस निर्देश तंत्र में। दोनों निर्देश तंत्रों में मान अपन ने पुटअप किए और उसके बाद में इस प्रकार से ज्ञात किया। काम में क्या लिया है, आई डेश, जे डेश, के डेश का जो अवकलन है, सामान्य सीधा अवकलन तो मिलता ही नहीं अपने को, तो हमने ये काम में लिया था v बराबर ओमेगा क्रॉस आर को, ठीक है ना। तो ये रिलेशन काम में लिया और इससे संकारक बनाकर इस प्रकार से कार्य है वो हमने किया है, ठीक है। ये कार्य किसके लिए किया था हमने, इसमें स्थिति सदिश का रूपांतरण ज्ञात, यानी वेग सदिश का रूपांतरण ज्ञात करने के लिए, ठीक। अब दूसरा जो रूपांतरण हम ज्ञात करेंगे वो किसका होगा, तो वो हमारे पास किसका हो जाएगा, वो दूसरा जो रूपांतरण है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका कण का वेग का रूपांतरण समीकरण। घूर्णी निर्देश तंत्र में कण के वेग का रूपांतरण समीकरण अगर ये आता है, सपोज v डेश बराबर v माइनस ओमेगा क्रॉस आर डेश सिद्ध कीजिए, तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं। इसके और आगे बढ़ते हैं अपन, इसका संकारक और बनाते हैं। तो v बराबर v डेश ओमेगा क्रॉस आर डेश, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, डी आर बाई डी टी वी को, डी आर बाई डी टी बराबर डी आर डेश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर डेश, ठीक है। अब संकारक बनाना है, संकारक यानी जिसकी कहीं पर भी संक्रिया की जा सकती है, एक जनरल फॉर्मूला हम बनाते हैं मैथमेटिकल, ठीक है। तो यहाँ पर r और r बराबर आर डेश हमने समीकरण नंबर 1 में माना था, तो r बराबर आर डेश माना, तो ये और ये दोनों क्या समान हो जाएंगे, इधर दोनों आर डेश और इधर क्या है r है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d बाई डी टी ऑफ, इस प्रकार से बराबर d बाई डी टी ऑफ ये प्लस ओमेगा क्रॉस ये वाला पद, ठीक है ना। ये हमारे पास नया संकारक बन गया। ये किसके लिए लागू होगा भाई, अभी इसका अवकलन करेंगे उसके लिए ये वाला संकारक है वो लागू होगा, ठीक है। अब ये ओमेगा क्रॉस आर डेश ये मान अपने पास में आ गया। अब इसका मुझे क्या करना है, अवकलन करना है, तो अवकलन कर देते हैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, त्वरण का रूपांतरण समीकरण है वो चाहिए। तो त्वरण का रूपांतरण समीकरण ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, आंशिक अवकलन कर सकते हैं। तो इसको आंशिक अवकलन करने से पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं, डी आर बाई डी टी बराबर डी आर डेश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर डेश, ठीक है। अब इसका मैं आंशिक अवकलन है वो करता हूँ समय के सापेक्ष आंशिक अवकलन पर। ये मत कर देना r बराबर आर डेश, इसलिए ये और ये दोनों कैंसिल हो जाए, ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा कर दिया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो एक बार समय के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन से क्या अपने को प्राप्त हो गया, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो समय के सापेक्ष अवकलन से क्या मान अपने को प्राप्त हुआ, इधर जो अवकलन होगा डी स्क्वायर डी टू बाई डी टी स्क्वायर डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, ये तो मान हो गया इसका। दूसरी तरफ इसका अवकलन, अब देखो डी आर डेश बाई डी टी, डी आर डेश बाई डी टी का जब अवकलन होगा तो अवकलन किस प्रकार से करोगे इसका, डी बाई डी टी ऑफ डी आर डेश बाई डी टी, ठीक है, प्लस डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा क्रॉस आर डेश, आगे ध्यान। अब इसका d बाई डी टी ऑफ ये पद, क्योंकि अब किसका हो रहा है, वेग के सापेक्ष हो रहा है, तो वेग के सापेक्ष हो रहा है तो d बाई डी टी ऑफ ये पद होता है, कुछ भी आए चाहिए यहाँ पर कुछ भी आए तो उसका संकारक किस प्रकार से होगा, d बाई डी टी ऑफ दैट पद प्लस ओमेगा क्रॉस वो वाला पद। तो यहाँ पर मान क्या आ जाएगा, जब पहले के लिए मैं कहूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ भी आए इसकी जगह संकारक कौन काम में लेंगे, वो वाला काम में लेंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर
फिर कन्फ्यूज़न नहीं होना, ये इम्पोर्टेंट स्टेप रहती है इसकी कि यहाँ पर ये वाला पद से अपने को मतलब नहीं है कि इसमें क्या आया, जो भी आएगा उसको उस फॉर्म में लिखेंगे, बाद में देखेंगे क्या आया। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो डी बाई डी टी ऑफ डी, ये वाला तो पहला पद क्या हो जाएगा, देखो वापस वही है, डी बाई डी टी ऑफ, वापस वही डी आर बाई डी टी। ठीक है, प्लस ओमेगा क्रॉस ये वाला पद क्या था, डी आर बाई डी टी आ गया, प्लस डी बाई डी टी ऑफ ये पद, तो पहले तो इसका क्या करेंगे अवकलन, तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, या ओमेगा क्रॉस आर डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर डैश, ये आर डैश था, आर डैश ही था ना ये, डी आर डैश, तो ये डी आर डैश। ठीक है, ये वाला मान आ गया क्लियर। अब इसके अंदर ओमेगा क्रॉस डी आर डैश बाई डी टी, हमने शुरुआत में कहा था कि वेग कैसा है, नियत वेग है, तो ये वाला जो मान है ये किस प्रकार से आ जाएगा, यानी इसको और सरल किस प्रकार से अपन कर सकते हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो पहले आ ही गया था यहाँ तक, वेग का कोणीय संवेग। अब देखो इधर जो मान आएगा पहला पद, ये क्या था, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा, डी टू आर डैश बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये तो क्या है, अब आपको ये दिक्कत सवाल आ रहा होगा कईयों को कि ये सर पहले वाला नहीं लगा सकते क्या, वी डैश का जो पहले मान आया था, नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया था, जो पहले वाले को सॉल्व करने के बाद में जो वेग के लिए संकारक आया था उसको काम में लिया है। ठीक है ना, स्थिति का संकारक काम में नहीं ले रहे, तो वेग का संकारक काम में ले लिया, तो उसमें ऑटोमेटिक स्थिति का संकारक आ गया, इसलिए ये सीधा अपन यहाँ पर काम में ले सकते हैं। तो पहला पद क्या आ गया, डी टू आर डैश बाई डी टी स्क्वायर, ये तो पहला पद आ गया। ठीक है, प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर डैश बाई डी टी, एक तो ये पद आ गया। अब इसमें ओमेगा क्या है, नियत कोणीय वेग है, तो इसमें भी क्या होगा, इसका अवकलन होगा, तो अवकलन जब भी होता है तो आपका नियत टर्म होता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो ये वाला पद क्या हो जाएगा, ये वाला पद, चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर डैश बाई डी टी प्लस, देखो इसमें से नियत कौन टर्म है उसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो बाहर हो गया, तो डी बाई डी डी ओमेगा, या वैसे देख लो कि दो पद है तो दोनों का अलग अलग अवकलन कर दो, तो एक बार इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट डी ओमेगा बाई डी टी, जो कि क्या होता है जीरो, जीरो गुणा आर क्या हो गया, जीरो हो गया, तो एक इसके सापेक्ष अवकलन तो जीरो हो गया। फिर दूसरा पद क्या होगा, ओमेगा क्रॉस डी आर डैश बाई डी टी, अब देखो यहाँ पर ये वाला पद भी क्या है, ओमेगा क्रॉस डी आर डैश बाई डी टी, तो दोनों पद क्या हो गए, समान हो गए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू ओमेगा क्रॉस डी आर डैश बाई डी टी। ठीक है, दो पद ये हो गए, और प्लस ओमेगा क्रॉस आर डैश, ओमेगा क्रॉस आर डैश था क्या, तो यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, आर डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास में पद है वो मिल गया। डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर किसका मान है, ए का मान है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ए, तो ये मान हो गया ए सदिश, ये किसका मान है, ए डैश, प्लस टू ओमेगा क्रॉस डी आर डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर,
डैश। ये जो हमारे पास मान है इसमें दो पद है, ये क्या कहलाता है वैसे, जो ये उपरोक्त समीकरण है ये कहलाता है कोरियोलिस प्रमेय का गणितीय कथन। ठीक है ना, कोरियोलिस प्रमेय का गणितीय कथन या कोरियोलिस प्रमेय। अब सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कोरियोलिस समीकरण को या कोरियोलिस प्रमेय को व्युत्पन्न कीजिए। अब इसमें दो घटक हैं, एक घटक आपका अपकेंद्रीय त्वरण का है और एक घटक क्या है, कोरियोलिस त्वरण का। तो कौन सा किसका हो जाएगा, तो इसके अंदर यहाँ पर एक जो मान है ए सी और एक क्या है, ए सेंट्रल एफ। तो ये वाला जो मान है ये कहलाता है अपकेंद्रीय त्वरण, अपकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर डैश, और ये क्या कहलाता है, कोरियोलिस त्वरण। तो ये कोरियोलिस त्वरण का घटक हो गया और ये अपकेंद्रीय त्वरण का घटक हो गया। दो क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको थ्योरी के। पहला क्वेश्चन क्या आया, कोरियोलिस प्रमेय को व्युत्पन्न कीजिए। कोरियोलिस प्रमेय के गणितीय कथन से आप क्या समझते हैं, दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, अपकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चौथा क्वेश्चन, कोरियोलिस त्वरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक ही डेरिवेशन में कितने हो गए अपने पास में, 3-4 थ्योरी के क्वेश्चन है वो हो गए। और ये अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन किसी न किसी फॉरम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा इसके बारे में, एस सी और ए सेंट्रल एफ। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बार बार इसको आप देखेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो कोरियोलिस त्वरण है इसको कई बार इस प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है, ए डैश, इसको ए कोरियोलिस है तो ए सी, और इसको किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, ए सेंट्रल एफ, सेंट्रल फोर्स, अपकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना, ये माइनस टर्म आते हैं दोनों के अंदर। तो ये हमने किसका मान देख लिया, यानी माइनस अगर मैं लगाऊं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का। यानी इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं ना, माइनस यलो, और यहाँ पर माइनस, ये माइनस। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो समीकरण है ये क्या अच्छा, इसको द्रव्यमान से गुणा कर दे सपोज। ठीक है ना, ये जो समीकरण है माइनस वाले में ना उलझो आप, इसको ऐसे ही रहने दें। ये गणितीय कथन यही है। ठीक है ना, कुछ भी आए ये सिंपल है। और इसको अब देखो द्रव्यमान से दोनों तरफ गुणा करते हैं क्योंकि कण के द्रव्यमान पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं ना, चाहे एस निर्देश तंत्र हो चाहे एस डैश। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, एम से गुणा कर दूँ, इधर एम से गुणा कर दूँ, इधर 2m से गुणा कर दूँ, और इधर भी क्या कर दूँ, m से गुणा कर दूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहले त्वरण था, त्वरण जब बल के साथ मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है, बल। ठीक है, ये किसका मान आ गया, कोरियोलिस बल का और कोरियोलिस अपकेंद्रीय बल का घटक। ठीक है, एम ए, और इसको क्या कह सकते हैं, एफ बराबर एफ डैश प्लस एफ सी और एफ सेंट्रल फोर्स। ठीक है ना, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा है, ये सारा हमने इसमें पढ़ लिया। आप किसके बारे में, घूर्णी निर्देश तंत्र में बल का रूपांतरण। ठीक है ना, ये जो समीकरण है ये किसको व्यक्त करती है, घूर्णी निर्देश तंत्र में बल के रूपांतरण समीकरण को। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से आपने इसको समझा है और इसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2-3 बार। विशेषकर ये जो संकारक वाला टर्म है ना, वो आप अगर एक बार निकाल लेंगे वो ध्यान में आ जाएगा। आर बराबर आर डैश का कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, शुरुआत में ही हमने मानकर उसको लिया है।
ठीक है, तो ये कार्य करेंगे तो ये सारा का सारा अपने अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप तब तक आप ये आभासी बल, कोरियोलिस बल क्या होता है वो दोनों डेफिनेशन और ये सारा का सारा डेरिवेशन है वो आप करेंगे। और आज आपको जो पहले की क्लासेज हैं लोरेंज इसमें गैलीलियन रूपांतरण के जितने भी हैं उनका PDF वो प्राप्त हो जाएगा, तो उसको भी आप नोट्स के रूप में लिख सकेंगे। ठीक है, थैंक यू।